ईयर 1932 जे.आर.डी. टाटा ने टाटा एयर सर्विस की शुरुआत की, जिसको आगे चल करके टाटा एयरलाइन कर दिया गया। जे.आर.डी. टाटा के नेतृत्व में टाटा एयरलाइन दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइन में जानी जाती थी, चाहे आप सर्विस की बात कर लीजिए या लग्जरी की। लेकिन दोस्तों, एयरलाइन के साथ ऐसा क्या हुआ जिसके कारण ये प्रॉफिट मेकिंग एयरलाइन लॉस मेकिंग एयरलाइन बन गई। 1932 में जे.आर.डी. टाटा ने टाटा एयर सर्विस नाम से कंपनी बनाई। जे.आर.डी. टाटा खुद एक लाइसेंस प्राप्त पायलट थे और कभी कभी वो खुद प्लेन उड़ाया करते थे ताकि पैसेंजर रिलेटेड सर्विस रिलेटेड इशू को वो सॉल्व कर पाएं। आगे चलकर टाटा एयर सर्विस को टाटा एयरलाइंस कर दिया गया। ईयर 1932 से लेकर के 1946 तक टाटा एयरलाइंस टाटा ग्रुप के अंदर एक प्राइवेट कंपनी थी। भारत आज़ाद होते ही भारत सरकार ने इस प्राइवेट कंपनी को पब्लिक लिमिटेड कंपनी में बदल दिया और टाटा एयरलाइंस का नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया गया, जिसको आज कौन नहीं जानता। 1948 में एयरलाइन का 49% शेयर इंडियन गवर्नमेंट एक्वायर कर लेती है और आगे 1953 में एयर कॉरपोरेशन एक्ट पास होता है और टाटा एयरलाइंस अब प्राइवेट से पब्लिक कंपनी बन जाती है। ये बिल पास होते ही भारत के 8 डोमेस्टिक एयरलाइन कंपनी को मर्ज करने का फैसला लिया जाता है। इस लिस्ट में एयर इंडिया के साथ साथ एयरवेज इंडिया, भारत एयरवेज, हिमालयन एविएशन, कलिंगा एयरलाइंस, इंडियन नेशनल एयरवेज, एयर सर्विस ऑफ इंडिया जैसी कंपनी शामिल थी। इन सारे एयरलाइन को मर्ज करते हुए इंडियन एयरलाइन को बनाया गया, जिसके अंडर एयर इंडिया एक छोटी कंपनी थी। जे.आर.डी. टाटा एयर इंडिया के नेशनलाइजेशन के फेवर में बिल्कुल भी नहीं थे। उनका कहना था कि इंडियन गवर्नमेंट को एयरलाइन मैनेज करने का कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, सो आगे चल करके दिक्कत आएगी। 1953 से पहले जे.आर.डी. टाटा बहुत कोशिश करते हैं ताकि टाटा एयरलाइंस को नेशनलाइज ना किया जाए, जिसके लिए उन्होंने उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेटर भी लिखा, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जे.आर.डी. टाटा की बात को नज़रअंदाज किया। उनका कहना था कि नेशनलाइजेशन के माध्यम से इंडियन गवर्नमेंट इस एविएशन इंडस्ट्री को सपोर्ट करना चाहती है। लेकिन अच्छी बात यह थी कि जे.आर.डी. टाटा की काबिलियत और मेहनत को देख करके उनको एयर इंडिया से अलग नहीं किया जाता है और जे.आर.डी. टाटा को एयर इंडिया का चेयरमैन बना दिया जाता है। जे.आर.डी. टाटा के नेतृत्व में 1948 से 1950 के बीच एयर इंडिया ने केन्या, यूरोपियन डेस्टिनेशन जैसे रोम, पेरिस तक अपनी एयरलाइन सर्विस की शुरुआत की। बैंकॉक, हांगकांग, टोक्यो, सिंगापुर, इन सारी जगहों पर भी अपनी सर्विस एयर इंडिया दे रही थी। साल दर साल जे.आर.डी. टाटा एयर इंडिया को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे थे। लेकिन दोस्तों, इतनी मेहनत और लगन के बावजूद ईयर 1977 में उस दौर के प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई ने जे.आर.डी. टाटा को चेयरमैन की पोजीशन से हटा दिया और एयर चीफ मार्शल प्रताप चंद्र लाल को नया चेयरमैन बनाया गया। इन सारी चीज़ों को देख करके एयर इंडिया के बहुत सारे सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर एंड एम्प्लॉय भी रिजाइन कर देते हैं, क्योंकि सबको पता था जे.आर.डी. टाटा एयर इंडिया के सक्सेस का दूसरा नाम है। इसके साथ साथ केबिन क्रू और ऑफिसर एसोसिएशन ने भी प्रोटेस्ट के जरिए इस फैसले का जमकर विरोध किया। इस वक्त तक एयर इंडिया वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइन इन द वर्ल्ड के लिस्ट में आता था। सिंगापुर जैसे एयरलाइन भी एयर इंडिया से इंस्पिरेशन लेती थी। एयर इंडिया के इतनी तेज़ी से सफलता के पीछे जितना जे.आर.डी. टाटा मेहनत किए थे, उतना ही मेहनत एक और व्यक्ति किया था, जिसका नाम बॉबी कुका था। 1938 में बॉबी कुका को टाटा ग्रुप ने अपनी एयर इंडिया के लिए मार्केटिंग लीडर के तौर पे हायर किया था। ये वो वक्त था दोस्तों जब टाटा एयरलाइंस टाटा ग्रुप के अंडर एक प्राइवेट कंपनी थी। ईयर 1940 से 1950 तक टाटा एयरलाइंस वर्ल्ड की सबसे प्रेस्टिजियस एयरलाइंस थी। उस समय टाटा एयरलाइंस का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थे द महाराजा। ये रॉयल महाराजा टाटा एयरलाइंस के लिए नेशनल एंड इंटरनेशनल पैसेंजर को अट्रैक्ट कर रहे थे। बॉबी कुका ने इस द महाराजा के कैरेक्टर को डिज़ाइन किया था, जिसका उपयोग एयर इंडिया के मार्केटिंग कैंपेन पोस्टर में बेहतरीन टैगलाइन के साथ किया जाता था। महाराजा का ये कैरेक्टर भारत के एंशिएंट कल्चर एंड रॉयल्टी को मिक्स करता था और धीरे धीरे करके ये फनी कैरेक्टर लोगों का दिल जीता। महाराजा के इस इमेज ने एविएशन इंडस्ट्री को अपने मार्केटिंग के दम पे डिस्टर्ब कर दिया और एयर इंडिया के लिए ग्लोबल ब्रांड बन गया। मौके का फ़ायदा उठाने के लिए द महाराजा हमेशा तैयार रहते थे। किसी भी फेस्टिवल के समय उनको अलग अलग परिवेश में ढाला जा सकता था, लेकिन ये अपने कैरेक्टर से इंडियन आइडेंटिटी को जरूर रिप्रेजेंट करते थे। और आगे चलकर 1971 में बॉबी कुका भी रिटायर हो जाते हैं। बॉबी कुका 1971 में रिटायर होते हैं और आगे चल के 1977 में एयर इंडिया के चेयरमैन जे.आर.डी. टाटा को उनकी पोजीशन से हटा दिया जाता है। जे.आर.डी. टाटा के चले जाने के बाद जो भारत के ब्यूरोक्रेट एयर इंडिया के टॉप पोजीशन पर बैठे थे,
उनको किसी भी एयरलाइन को मैनेज करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, जिसके चलते बहुत सारे बैड डिसीजंस आपको आगे देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से एयर इंडिया जो अभी तक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही थी गवर्नमेंट के लिए, वो कुछ समय बाद से ही लॉस बियर करने लगती है। आगे चल के 1989 में एयर इंडिया का लोगो भी चेंज कर दिया गया। इसके साथ साथ द महाराजा कैरेक्टर को भी मार्केटिंग के लिए यूज करना बंद कर दिया गया और एविएशन सेक्टर में नई नई कंपनी लॉन्च होती गई, जिसके कारण कंपटीशन भी बढ़ता गया। अब धीरे धीरे एयर इंडिया लॉस में जाने लगा, क्योंकि पैसेंजर के पास अब दूसरे ऑप्शंस ओपन हो चुके थे, जिसके कारण पैसेंजर दूसरी एयरलाइन की सर्विस क्वालिटी से अट्रैक्ट होकर डाइवर्ट होने लगे। और उस समय एयर इंडिया ज़रूरत से ज़्यादा एम्प्लॉय को हायर किया था। उस वक्त एयर इंडिया के लिए 11,000 एम्प्लॉय काम करते थे, लेकिन ज़रूरत सिर्फ 7 से 8,000 लोगों की थी। जो एक्स्ट्रा लोग थे उनका एक्सपेंस भी कंपनी बियर करती थी, जिसकी वजह से कंपनी और ज़्यादा लॉस में जाने लगी। अब जब कंपनी को लॉस होने लगा, तब कंपनी ने बिजनेस बूस्ट करने के लिए 4,400 करोड़ इन्वेस्ट करके नए कुछ एयरप्लेन खरीदे और इसके कारण एयर इंडिया पर बहुत ज़्यादा कर्ज बढ़ गया। साथ साथ एयर इंडिया के पायलट ने सैलरी कम मिलने पर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और इस प्रोटेस्ट की वजह से एयर इंडिया का रेवेन्यू बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हो रहा था और गवर्नमेंट सैलरी बढ़ाती है, जिसके कारण कंपनी पे प्रेशर और बढ़ जाता है। इस लॉस को कवर करने के लिए उस वक्त के लीडर ने सोचा कि अगर हम नए रूट्स पे अपनी फ़्लाइट सर्विस देंगे तो हो सकता है कि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आएँ। लेकिन नॉर्थ अमेरिका और यूरोप को लेकर जो नए रूट्स प्लान किए गए थे, उसमें भी एयर इंडिया को लॉस झेलना पड़ता है, क्योंकि उस रूट पर ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा था। और आगे चलकर ईयर 2007 में एयर इंडिया को मेजर लॉस 541 करोड़ का होता है और आगे ये लॉस बढ़ के 2015 से 2016 के बीच 2,323 करोड़ का हो जाता है। अब कंपनी बहुत ज़्यादा कर्ज में चली गई थी। उस वक्त एयर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर जितेंद्र भार्गव ने बताया कि मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम 1978 से ही स्टार्ट हो गई थी, जे.आर.डी. टाटा के जाने के बाद। लोगों का कहना है कि नेशनलाइजेशन की वजह से एयर इंडिया कर्ज में चली गई, लेकिन दोस्तों ये पूरा सच नहीं है। अगर देखा जाए तो नेशनलाइजेशन 1953 तक हो गया था और उसके बाद 1977 तक कंपनी ने अपना गोल्डन पीरियड भी देखा। उस समय जे.आर.डी. टाटा के नेतृत्व में कंपनी बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों तक गई थी। जब 2017 में कर्ज इतना बढ़ गया, तब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो अब एयर इंडिया को प्राइवेट करेगी, लेकिन सरकारी काम में तो देरी होती ही है। आगे चल करके 31 मार्च 2020 तक एयर इंडिया के ऊपर लॉस बढ़ करके $700 बिलियन तक पहुंच चुका था। ये कर्ज इतना बढ़ गया था कि सरकार चाहकर भी एयर इंडिया को बेच नहीं पा रही थी, क्योंकि इतना कर्ज में डूबी हुई कंपनी कोई क्यों ही खरीदेगा। फाइनली 8 अक्टूबर 2021 को रतन टाटा ने वेलकम बैक इंडिया ट्वीट के साथ पूरे देश को ये बताया कि एयर इंडिया अपने पेरेंट कंपनी के पास वापस आ गई है। 18,000 करोड़ में टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को खरीद लिया था। एयर इंडिया को खरीदने से पहले टाटा ग्रुप को 2 एयरलाइन मैनेज करने का एक्सपीरियंस था, जिसमें विस्तारा और एयर एशिया शामिल हैं। इन दोनों कंपनी में मेजर स्टॉक टाटा ग्रुप के पास है और टाटा ग्रुप को एयरलाइन मैनेज करने का अनुभव भी है। सिविल एविएशन इंडस्ट्री इंडिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री में से एक है। पिछले 3 सालों में ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो की है। पूरे वर्ल्ड में टॉप एविएशन मार्केट की बात किया जाए तो यूएसए और चाइना के बाद इंडिया 3rd नंबर पर आता है और कुछ साल पहले एविएशन मार्केट में इंडिया यूनाइटेड किंगडम से पीछे था, लेकिन पिछले 3 सालों में ही इंडिया ने यूके को पीछे छोड़ दिया है। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक एक्सपर्ट 2024 तक एविएशन सेक्टर में इंडिया और तेजी से ग्रो करेगा। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि टाटा ग्रुप के छत्र छाया में एयर इंडिया का फ्यूचर अब ब्राइट होने वाला है। मेरी नज़र में सबसे पहला चैलेंज है दोस्तों कंपटीशन। पहले इतना कंपटीशन नहीं था, जिसके कारण एविएशन सेक्टर में अपनी पकड़ बनाना आसान हुआ करता था, लेकिन अब बहुत सारी कंपनीज के आ जाने के बाद एयर इंडिया के लिए ये सफ़र थोड़ा सा कठिन हो सकता है। इस कंपटीशन को बीट करने के लिए एयर इंडिया और टाटा ग्रुप को मिलकर काम करना होगा। सेकेंड चैलेंज एयर इंडिया के लिए उसका डेप्थ है, उसका कर्ज है। अगर डाटा की बात किया जाए तो 2022 में एयर इंडिया के ऊपर 615 बिलियन का कर्ज था। सो एयर इंडिया को इस कर्ज को कम करने के लिए अपनी प्रॉफिट को इंक्रीज करना होगा। नेक्स्ट चैलेंज जो हमें लगता है दोस्तों वो है मिसमैनेजमेंट। अभी तक एयर इंडिया गवर्नमेंट एम्प्लॉय के हाथ में था, जिनको एविएशन सेक्टर में उतना एक्सपीरियंस नहीं था, जिसके कारण एयर इंडिया के ऊपर इतना बड़ा कर्ज हो गया। एयर इंडिया को अब अपने मैनेजमेंट पर हार्ड फोकस करना होगा। इसके साथ साथ टाटा ग्रुप को एयर इंडिया के मार्केटिंग पर भी ध्यान देना होगा। रतन टाटा के वेलकम बैक एयर इंडिया ट्वीट के बाद लोग अब द महाराजा कैरेक्टर को भी याद करने लगे हैं और एयर इंडिया को भी कुछ ऐसी ही मार्केटिंग कैंपेन लानी होगी जिससे कि बिजनेस तेजी से बूस्ट हो। सो दोस्तों ये थी एयर इंडिया की पूरी कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको एयर इंडिया के हिस्ट्री के बारे में,
एविएशन सेक्टर के बारे में और एयर इंडिया के फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ जानकारी मैं दे पाया हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कुछ नया सीखने को मिला, तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारी मेहनत को थोड़ा अप्रिशिएट कर दीजिएगा। अगर आपको कुछ बताना हो, कुछ शिकायत करना हो, तो कमेंट बॉक्स आपका है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। और ऐसे ही फाइनेंस और बिजनेस रिलेटेड वीडियोस आपको मिलते रहें, इसके लिए आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।